ऑलराइट, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि जनाब ये एक अलग प्रोजेक्ट है हमारे पास, नेम स्पेस इसकी डिफरेंट है, कंसोल, सही है। और जो है यहाँ पर इसकी नेम स्पेस डिफरेंट है, ये क्लास लाइब्रेरी है। इसके अंदर एक क्लास है बाय डिफॉल्ट क्लास 1 के नाम से, उसके अंदर एक मेथड है। हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पब्लिक इसलिए लगाया कि हम जनाब यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे एक्सेस हो जाए, लेकिन क्लास ऐसा नहीं है। पब्लिक है, माना पब्लिक है, और ये क्योंकि स्टैटिक है तो जनाब ये क्लास 1 के नाम से एक्सेस होना चाहिए। लेकिन क्लास 1 के नाम से तो जब एक्सेस होगा ना, जब यहाँ पर क्लास 1 एक्सेस होगी, लेकिन यहाँ पर क्लास 1 को पहले एक्सेस करवाना है। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर किसी दूसरी प्रोजेक्ट की कोई भी कंटेंट को अगर एक्सेस करवाना होता है तो सबसे पहले आपको इस स्कोप को एक्सेस करवाना होता है। अब ये वाला स्कोप भी इस पर डिपेंड है, क्योंकि आप ये देखें ना, पहले नेम स्पेस है, नेम स्पेस के अंदर क्लास बनी हुई है और क्लास के अंदर ये मेथड बना हुआ है। तो पहला स्कोप क्या हुआ जनाब, अगर मेथड को इंप्लीमेंट करवाना है तो हमें ये स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये स्कोप डिफाइन करने से पहले हमें इस स्कोप को डिफाइन करना पड़ेगा, और नेम स्पेस से पहले भी एक स्कोप होता है जो कि जनाब यहाँ पर रेफरेंस का होता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी क्लास को, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करवाना है तो अभी यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन है कि जनाब हमें क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो डिस्प्ले का मेथड है वो कहाँ इंप्लीमेंट करवाना है, वो कंसोल पे करवाना है। तो मुझे बताएं कि इसका रेफरेंस इसको देना पड़ेगा या इसका रेफरेंस इसको देना पड़ेगा? हमें यकीनन क्लास लाइब्रेरी को कंसोल में इंप्लीमेंट करवाना है ना, तो हमें कंसोल के अंदर जाना है रेफरेंस में, और यहाँ पर ऐड करवाना है रेफरेंस, और जितने भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होंगे, अब यहाँ पे देखें क्लास लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट था ना, हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो इस लिस्ट में आ जाएगा प्रोजेक्ट्स में। तो क्लास लाइब्रेरी को आप चेक लगाएंगे और सीधा सीधा रेफरेंस ऐड कर देंगे। अब जब रेफरेंस ऐड होगा तो देखें रेफरेंस इसको मिलके क्लास लाइब्रेरी का, तो जैसे ही रेफरेंस ऐड हो जाएगा तो कंसोल में आपको इसकी नेम स्पेस मिल जाएगी यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 1, ये नेम स्पेस मिल गई। अब देखो, जब ये नेम स्पेस आपने बता दी तो इसका मतलब आपने कंसोल को ये चीज बता दी कि भाई ये इसका कोई वजूद है। ठीक है भाई। अब आपको जब कंसोल को इसकी नेम स्पेस मिल गई ना, तो कंसोल अब इसकी क्लास 1 को भी एक्सेस करवा लेगा। अब जब क्लास 1 एक्सेस हो गई तो डॉट करने के बाद डिस्प्ले नेम का भी मेथड आपको मिल जाएगा। ये तरीकेकार होता है। अब डिस्प्ले नेम के अंदर एन था ना, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जनाब 5, तो अब इसका क्या मतलब है कि ये 5 दफा मेरे नाम प्रिंट कर देगा। ये मेथड बना हुआ कहाँ पे है, ये क्लास लाइब्रेरी में बना हुआ है, लेकिन इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है, कंसोल में हो रहा है। सर अगर हम मेथड और क्लास को पब्लिक नहीं करते तो हाँ, जब ये एक्सेस देखो, नहीं हो पाएगा। नहीं, देखो, अगर मैं यहाँ पर क्लास को पब्लिक हटा देता हूँ ना, तो पब्लिक हटाने पर क्लास का स्कोप बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है, और इंटरनल अपनी असेंबली में ही सिर्फ चलता है, वो किसी और, भले से आपने रेफरेंस भी अगर दे दिया, फॉर सपोज यहाँ पर क्लास क्या होगा ये, अगर मैं इसको यहाँ पर बिल्ड करूंगा तो यहाँ पर देखो इसने एरर दे दिया कि क्लास 1 इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल। क्या अब यहाँ पर देखो जनाब ये क्लास रीड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अब इसका प्रोटेक्शन लेवल क्या हो गया, इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, विद इन दी असेंबली। ये मैं क्लास बहुत डीप चले गया हूँ, आप लोग मुझे ले गए अपने सवाल से डीप, वरना मुझे ये करवाना नहीं था, बहुत डीप चले गया हूँ मैं, पीएफ में इतना क्लास को होता नहीं है। पब्लिक कर दें अगर, तो अगर और मैंने आप क्लास को पब्लिक कर दिया तो जनाब यहाँ पर क्लास तो एक्सेसिबल है, लेकिन अगर मैंने मेथड को पब्लिक से हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट जो क्लास के अंदर के जो कंटेंट होते हैं उनका स्कोप प्राइवेट होता है। अब यहाँ पे ये मेथड मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्ड करूंगा ना,
तो देखो क्लास में मुझे इशू नहीं देगा, अब वो मेथड में देगा। क्लास 1 डज नॉट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले नेम। अब यहाँ पे क्लास का एरर नहीं दे रहा, कह रहा है कि क्लास 1 के अंदर जो आपकी डेफिनेशन एक डिफाइन है वो एक्सेसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जनाब वो प्राइवेट हो गई। तो अगर मुझे इसको आउटसाइड द क्लास या आउटसाइड द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो जनाब पब्लिक लगा दूंगा। सही है। मैंने इंटरनल वगैरह का नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन ले लिया नाम। इंटरनल और पब्लिक का स्कोप दोनों क्या होता है? आउटसाइड द क्लास। बट इंटरनल और पब्लिक में फर्क ये होता है कि पब्लिक का मतलब ये होता है कि आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी वो एक्सेसिबल है, लेकिन इंटरनल अपने ही मुल्क में रहेगा, आउटसाइड दी कंट्री नहीं जा सकता। जबकि पब्लिक जो है वो उसको हर जगह का वीजा मिला हुआ होता है। ये इसकी एग्जांपल हम लोग दे रहे होते हैं ऊप में। सही है भाई, ये चीज भी हो गई कि भाई मेथड अगर किसी और प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना हो तो जनाब पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोजेक्ट को किस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है। हमें क्लास लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट को कंसोल में इंप्लीमेंट करना था तो हमें सबसे पहले नेम स्पेस चाहिए थी। अगर मैं जनाब यहाँ पे इसका रेफरेंस उड़ा दूँ ना यहाँ से, तो अब ये नेम स्पेस में ही एरर देना शुरू कर देगा। जब नेम स्पेस नहीं है तो ये क्लास भी नहीं है, जब क्लास नहीं है तो ये मेथड भी नहीं है। इसको पता ही नहीं है कंसोल को कि भाई ये क्या चीज़ है, ये नेम स्पेस कहाँ से आई। ये नेम स्पेस कब आपके पास एरर हटेगा? जब आप रेफरेंस दोगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? रेफरेंस। दूसरी चीज़ क्या होती है? नेम स्पेस। फिर उसके बाद नेम स्पेस के अंदर, अब इसके अंदर 85 क्लासेस हो सकती थी। मैं यहाँ पर जाके क्लास बी की अगर मैं बात करता और जनाब ये अगर क्लास होती पब्लिक तो ये बी भी एक्सेसिबल होती। कब एक्सेसिबल होती? जनाब जब यहाँ पर कंसोल के पास इसका रेफरेंस मौजूद होता। आप ऐड रेफरेंस करो, दोबारा रेफरेंस यहाँ पर ऐड करो और ना आपको देखो क्लास 1 से भी एरर हट गया तो यहाँ पर बी क्लास भी एक्सेसिबल होती। एक्सेसिबल है। इज इट क्लियर? अब क्योंकि क्लास के अंदर कोई कंटेंट नहीं था, अगर फॉर सपोज मैं कोई प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, कोई वेरिएबल, तो माय प्रॉपर्टी के नाम से, अब ये बी क्लास में बना हुआ है तो मैं बी डॉट करने के बाद यहाँ पर क्या है? पब्लिक इंटीजर। अगर यहाँ पर इसको स्टैटिक कर दूं तो अब यहाँ पर बी डॉट करने के बाद मुझे माय प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो स्टैटिक क्या होती है? अगर स्टैटिक लगी हुई होगी तो डायरेक्ट क्लास के नाम से वो इंप्लीमेंट होगी। वरना क्या होगा कि अगर यहाँ पर मेथड को भी अगर मैं स्टैटिक से हटा दूं और अगर मैं प्रॉपर्टी को भी मेथड से हटा दूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा जनाब? यहाँ पर दोनों के लिए सबसे पहले अपनी अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। क्लास 1 C1 इक्वल टू न्यू क्लास 1 और इसी तरीके से बी आ जाएगा B1 इक्वल टू न्यू क्लास बी। तो अब जब C1 से मुझे उसका मेथड मिलेगा, नॉन स्टैटिक मेथड था तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत होती है और इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से B1 डॉट करने पर मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी। सही है भाई? तो आप लोगों से मैं ज़रा, अच्छा सर, यहाँ हमने जो यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 1 इस्तेमाल की है, अगर हम ये नहीं करते तो हम जब मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमें क्लास लाइब्रेरी 1 डॉट क्लास 1 डॉट इस तरह करके लिखना पड़ता ना, देखो लेकिन अगर कॉल मैं तो हो यहाँ जाता पर, हमारा मेथड। हाँ हाँ देखो, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे यूजिंग सिस्टम को कमेंट आउट कर दूं ना तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले मुझे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट और सिस्टम का एस कैपिटल। तो अब ये वाली कमांड ही होगी। अगर मैं यहाँ से नेम स्पेस को कमेंट आउट करता हूँ ना तो यहाँ पर मुझे यकीनन कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा। अगर मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है तो यहाँ पर क्लास लाइब्रेरी 1 डॉट क्लास 1 डॉट करने के बाद जो है वो, अब क्योंकि मेथड नॉन स्टैटिक था तो इसलिए मेथड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से? देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास लाइब्रेरी 1 डॉट क्लास C1 इक्वल टू न्यू क्लास लाइब्रेरी 1 डॉट क्लास, इस तरीके से फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्लास लाइब्रेरी 1 डॉट C1 या बल्कि डायरेक्ट, अब तो
क्योंकि इसके पास C1 डॉट करने के बाद मुझे डिस्प्ले नेम, तो फिर ये होता दूसरा तरीका। और आप यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दो जो भी एज यू वांट। इसी तरीके से काम बी के लिए होता। अब क्योंकि नेम स्पेस नहीं है अभी, तो आप, लेकिन रेफरेंस मौजूद है। क्लास एक ध्यान में चीज याद रखना, अच्छा सवाल है, भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये वाइवा में तो आएगा कि जनाब अगर रेफरेंस भी नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ से रेफरेंस को हटा दूं, सॉरी मैं यहाँ से इसको गलत विंडो खोल ली, अगर मैं यहाँ से इस रेफरेंस को हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो भाई अब यहाँ पर ये देखो ये वाला काम भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अब सिरे से पता ही नहीं है कंसोल को कि व्हाट इज क्लास लाइब्रेरी 1। लेकिन अगर इसके पास रेफरेंस मौजूद है तो जनाब ये हंसी खुशी आप नेम स्पेस दो, डॉट करके क्लास को एक्सेस करवाओ, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि जनाब इसका मेथड जो था वो नॉन स्टैटिक था। अगर मैं यहाँ पर इसको वापस स्टैटिक कर दूं तो अब मुझे ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है और ये वाला काम करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं क्लास 1 डॉट करूंगा डिस्प्ले का मेथड, ये हंसी खुशी ये चल जाएगा 3 वैल्यू के साथ। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये कंसोल पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि नेम स्पेस मैंने कमेंट आउट की हुई है, तो इसके लिए भी मुझे सिस्टम डॉट करने के बाद ये काम करना पड़ेगा। यहां तक मुझे बताएं चीजें क्लियर हैं या नहीं? सर रिपीट कर दें। क्लियर है। क्या चीज रिपीट कर दूं, पूछिए। यही कि अगर रेफरेंस नहीं हो तो देखो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जनाब अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट होने जाएगा, तो अगर फॉर सपोज क्लास लाइब्रेरी 1 जो है वो कंसोल में इंप्लीमेंट होना चाह रहा है, तो कंसोल को सबसे पहले रेफरेंस पता होना चाहिए। रेफरेंस इसके पास मौजूद है तो नेम स्पेस देना या ना देना आप पे ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रेफरेंस मौजूद है और इस क्लास को एक्सेस करोगे ना, तो उस क्लास के से पहले एक स्कोप बना हुआ है क्लास लाइब्रेरी 1। अगर आप नेम स्पेस दे देते हो ऊपर ही, तो अब आपको बार बार ये क्लास लाइब्रेरी 1 का स्कोप देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट आप इसी तरीके से एक्सेस करोगे। लेकिन अगर आपने नेम स्पेस ही नहीं दी लेकिन रेफरेंस मौजूद है, तो इससे पहले आप पहले एक और स्कोप डिफाइन करोगे कि क्लास 1 जो है वो इसकी बॉडी में जनाब, नेम स्पेस की बॉडी में, तो आपको नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा। तो तरतीब वाइज सारे स्कोप डिफाइन करने पड़ेंगे। क्लास लाइब्रेरी 1 डॉट करने के बाद ये आपको मिल जाएगी आपकी क्लास, तो फिर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या है? नेम स्पेस। तो पहला स्कोप क्या था? नेम स्पेस, उसके अंदर क्लास थी, फिर मेथड था। तो यहाँ पे देखिए ये आगे नेम स्पेस, फिर क्लास थी, उसके बाद फिर मेथड था, और फिर मेथड के अंदर पैरामीटर था। बताइए, दोबारा रिपीट कुछ करना है तो बताइए। अच्छा, मैं गर्ल्स से एक सवाल पूछना चाहूँगा। भाई मुझे बता दो, कोई चीज़ अगर परेशान कर रही है तो कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 दफ़ा पूछ लो, लेकिन पूछ लो बजाय इसके कि आप लोग वाइवा में कुछ कवाड़ा कर लो अपना। सही है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि अब सवाल आएंगे ही इन्हीं में से, एरे में से, मेथड में से। अब ये कुछ नहीं पूछने वाला कि जनाब जो मैंने उंजिला से भी पूछा लैब नंबर 2 का सवाल, वो भी शायद नहीं बता पाई थी। तो भाई अब ये नहीं पूछूंगा कि इस वेरिएबल की टाइप क्या होती है, इसका स्कोप क्या होता है, ये नहीं। अब आएंगे बड़े सवाल। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ खटक रही है, नहीं समझ में आ रही, तो बता दो, रिपीट हो जाएगी। फिर एट द टाइम ऑफ वाइवा ये मत कहना कि सर प्लीज़ हल्के सवाल पूछिएगा। सवाल यही आएंगे जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, इसलिए हर चीज़ को खोल के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जनाब गर्ल्स, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर नहीं है कोई सवाल तो मुझे एक्नॉलेज कर दें। सर एक क्वेश्चन है।
एक मिनट जरा मैं गर्ल से एक्नॉलेजमेंट ले लूं, रहमत, फिर आता हूँ आपकी तरफ। ठीक है जनाब, वजी ने भी कह दिया और बाकियों को भी, आई होप के नहीं होगा। जी रहमत पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि हम मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे इफ के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर रिटर्न यूज हो। रिटर्न का मतलब कीवर्ड अगर हमेशा एक आएगा मेथड में, अगर वो टाइप मेथड हुआ ना तो उसमें एक ही सही। रिटर्न का कीवर्ड आएगा। तो सर अगर मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ऊपर, मतलब इफ की स्टेटमेंट से ऊपर डिक्लेयर करता हूँ, और उसी वो फिर इफ की स्टेटमेंट लिखूं कि अगर वो बराबर होता है 2 के तो मुझे ये चाहिए, मतलब उसमें वैल्यू ऐड कर दूंगा, 31 ऐड कर दूंगा, और फिर दोबारा एल्स इफ लगा के अगर वो 4 हो गया हाँ तो ये उसमें काम कर 28 सकते लगा हो, दूंगा। ये काम कर इसी सकते हो तरह। तुम, ये काम कर सकते हो, लेकिन उसका लेकिन फिर भी एंड में एक रिटर्न होना जरूरी है। यानी वो ऐसी कंडीशन तुम सर प्रोवाइड करो कि वो एक ही वैल्यू रिटर्न करे। सर वो रिटर्न तो कर रहा है लेकिन जीरो कर रहा है, क्योंकि मैं ऊपर जो डिक्लेयर कर रहा हूँ ना वो इज इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, और अगर जीरो हटा देता हूँ तो फिर वो जो है ना, एरर देगा। जो अंदर एरर दे रहा है। हाँ वो देगा बिल्कुल, क्योंकि पहली शर्त तो यही है ना कि आपने शुरू में ही रिटर्न का कीवर्ड असाइन कर दिया, तो उसने बस उस एंड में देखेगा ही नहीं। देखो हमेशा याद रखना, एक मेथड अगर मैं आप लोगों के सामने बनाऊं, ये वाला एक छोटा सा मेथड हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि भाई पब्लिक इंटीजर जनाब ABC, कुछ भी रिटर्न, कुछ भी कर लेते हैं। अब मैंने जब एक दफा रिटर्न करवा दिया 10, सही है, इसके बाद मैं जो भी हुज्जत करता रहूं, 20 फॉर सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 20, ठीक है, और इसी तरीके से जनाब मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन करके इसको दे दिया 30, तो ये मेथड हमेशा मुझे देगा ही 10, ये इसको देखेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर इस मेथड को इम्प्लीमेंट करवाऊँ ना, अगर ये मेथड मेरे पास इस तरह का था ABC, अच्छा स्टैटिक था, स्टैटिक कर देते हैं इसको। तो अब जनाब ये मेरे पास ABC जो मेथड है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। अच्छा सॉरी, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखा, इसको मैं पूरा बाइंड कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये चीज समझ में आ रही है चीज। जब आपने कंडीशन से पहले ही रिटर्न का कीवर्ड यूज कर लिया ना और इक्वल टू 0 कर दिया, उसने नीचे के कोड को देखना ही नहीं है। अब रिटर्न का कीवर्ड हमेशा पहले कंडीशन हो, कंडीशन के मुताबिक रिटर्न करवाओ, लेकिन एंड में एक रिटर्न का होना जरूरी है। वो रिटर्न हमेशा करवाएगा ही एक वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू आप नहीं दे सकते। टाइप सर मेथड की मैं यही। कोड दे रहा हूँ, सर मैं कोड दे रहा हूँ, वो चेक करें, बिल्कुल सही है, लेकिन चेक करें आप, वो रिटर्न जीरो कर रहा है, और रिटर्न मैंने ऊपर नीचे इनिशियलाइज किया है, नीचे दिया है, लेकिन वेरिएबल मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया, मैं ये कह रहा था। अच्छा तो हमने मेथड किस नाम से बनाया है, सर इन स्टैटिक दोनों को जो है ना इंटीजर, मेन ठीक है। मेन के अंदर वो कर दें, कॉल कर दें, फिर देखें। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर उसी मेथड को यूज कर दिया, यही था मेथड, और इधर मैं लगा देता हूँ पब्लिक। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो, पहले तो मेथड को देख लेते हैं। तुम यहाँ पे कह रहे हो कि जनाब स्टैटिक है, इंटीजर है, गेट नंबर ऑफ डे इन मंथ, एक इंटीजर ये ले लिया, एक इंटीजर ये ले लिया, इंटीजर डायमेंशन सॉरी डेज इन मंथ इक्वल टू 0 सेंड कर दिया। इफ कंडीशन अगर ये वाली चलती है तो ये रिटर्न लगाओ ना, यहाँ पे रिटर्न काम नहीं कर रहा। वही तो सर नहीं करेगा। अच्छा अब यहाँ पर तुमने क्या किया है, हाँ ठीक है ना, ये चीज कंडीशन ये है तो फिर कंडीशन ये है। हाँ तो एंड में देखो वेरिएबल तुमने सेम रखा है ना, तो क्या ये वर्क नहीं कर रहा, ये 0 रिटर्न कर रहा है। जीरो रिटर्न कर रहा है, ऊपर जो है ना वेरिएबल का मैंने वो जीरो असाइन किया हुआ है, तभी जीरो दे रहा है, ऊपर सबसे ऊपर। हाँ ये ना, ये ना,
ये 0 दिया हुआ है तब 0 दे रहा है मुझे। चलो यहाँ पे पहले मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मेथड किस नाम से था जनाब? इट कंटेन 2 पैरामीटर्स, 1 फॉर द मंथ। ये काम क्या कर रहा है बेसिकली? चलो मैंने यहाँ पे दे दिया 4 और उसके बाद ईयर को क्या दूं? 2021 दे दूं? यस सर। ठीक है, ये दे दिया। तो अब जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 30। सर मेरे पास 0 आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये तो जादू हो गया। इसका मतलब क्लास में यूज करो इसको। नहीं नहीं भाई, तो जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसी मेथड को पूरा कट कर लेता हूँ और मेन के सेक्शन में ले आता हूँ, मेन के बाहर, तो जनाब मुझे एक तो पब्लिक देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर मुझे इस लाइन को क्या करना है कि सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैंने जो मेथड है हमारा किस नाम से है? गेट, ये वाला मेथड है, और इसमें वही वाली वैल्यू दे देता हूँ 1,2021। सही तो चल रहा है? नहीं सर मेरे पास सही चल रहा। रीबिल्ड करके देखना दोबारा, कभी कभार हाँ, होता है तुम ऐसा। बिल्ड कर लिया करो भाई, जो भी कोड लिखा करो क्लास। सबसे एक बात है कि भाई बिल्ड कर लिया करो। देखो ना, अब ये 1 अप टू डेट के मैंने 2 दफा मॉडिफिकेशन कर दी, आप दोबारा इसको रीबिल्ड कर लो, अब ये सक्सेसफुली बिल्ड कर देगा। अब चलाओगे फिर, सही है ना? सही है सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक और मेथड लिया हुआ है बूल टाइप का। बूलियन सबको पता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब इस मेथड का मतलब क्या होगा? या तो ये रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, या तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। इन्होंने पैरामीटर देखो डिफरेंट दिया, बट ये हमेशा रिटर्न करेगा कंडीशन। अब यहाँ पे ये कोई वैल्यू नहीं आ रही, अब ये आ रही है कंडीशन। अब ये कंडीशन पे ये डिसीजन लेगा आइदर ट्रू और फॉल्स का। मैं यहाँ पर अगर गलती से करने की कोशिश करता, अगर मैं फॉर सपोज इस लाइन को कमिट आउट करूँ और इस लाइन में कर दूं कि भाई रिटर्न कर दो कोई भी इंटीजर, तो इट विल गिव द एरर कि कांस्टेंट वैल्यू 120 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द बूल, राइट? तो ये हमेशा डिसीजन लेगा ट्रू और फॉल्स में, बूलियन में, आइदर 0 और 1। तो जनाब अब ये हमारे पास ओवरऑल था मेथड का हिसाब किताब कि जनाब किस टाइप के मेथड होते हैं। अब रिटर्न टाइप मेथड भी आप लोगों ने कर लिया, उसकी टाइप होगी कोई ना कोई। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? मेथड कैन ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलर। सही है। यू हैव ऑलरेडी यूज दिस फीचर द मेथड रीड लाइन और पार्ट्स। देखो इन्होंने 2 मेथड बताए, एक मेथड है कंसोल और रीड लाइन, जो कि कह रहे हैं कि वो एक टाइप मेथड है। कोई बता सकता है कैसे? कंसोल डॉट रीड लाइन को ये टाइप मेथड क्यों कह रहे हैं? जी रहमत बताओ, शाबाश। सोच सर समझ के जो बताना। हम सर जो हम इनपुट लेते हैं उसके अंदर तो हाँ, टीचर सही वगैरह आता है। है। जिस टाइप का इनपुट होता है वो उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। और रीड लाइन एक ही इनपुट लेता है ना, एक एट अ टाइम। यस सर। सही है ना? तो रिटर्न टाइप की फंक्शनलिटी क्या थी कि भाई एक ही इनपुट लेगा, यानी एक ही चीज रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या होता है भाई? यूजर से इनपुट लेके रिटर्न करना। तो ये यूजर से एक ही वैल्यू उठाता है और रिटर्न करता है, और रन टाइम पे डिसीजन लेता है कि जनाब किस टाइप की वैल्यू आ रही है और किस टाइप और आगे फॉरवर्ड करनी है। इसी तरीके पार्ट्स के बारे में बता दो, इंटीजर डॉट पार्स, डबल डॉट पार्स। सही है। पार्ट्स क्या है? मेथड। उससे पहले क्या आ रही है? उसकी टाइप। अगर इंटीजर टाइप है तो वो मेथड इंटीजर में पार्ट्स करेगा, रिटर्न करेगा। सही है ना? और अगर डबल टाइप की वैल्यू आ रही है तो डबल में पार्ट्स करेगा। तो अब इन्होंने यहाँ पर छोटी सी एग्जाम्पल भी ली हुई है टाइप मेथड की। इस वाली एग्जाम्पल को देखो,
कि इन्होंने जनाब एक मेथड बनाया स्टैटिक बूल इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक नंबर यूजर से इनपुट लिया जाएगा और उसको इस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि आइदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। अब ये काम मेथड के थ्रू इन्होंने करवाए। अब पैरामीटर इसलिए लिया कि रन टाइम पे एक वैल्यू आएगी यूजर से और उसी यूजर की वैल्यू से आइडेंटिफिकेशन करनी है जनाब आइदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। तो जनाब इस पॉजिटिव के नाम से बूलियन टाइप एक मेथड ले लिया। तो इसका मतलब या तो ये ट्रू में डिसीजन लेगा या तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंडीशन दे दी कि इफ वैल्यू अगर ग्रेटर लेस देन है 0 के तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये 2 दफा रिटर्न नहीं हो रहा, ये कंडीशनल रिटर्न हो रहा है। अगर ये हमारे पास कंडीशन हुई तो ये रिटर्न करेगा वरना ये रिटर्न करेगा। तो ये क्या है, ये एल्स का पार्ट है, ये डिफॉल्ट कंडीशन है। अगर ये चला तो ये रिटर्न करेगा वरना ये रिटर्न करेगा, लेकिन एट अ टाइम एक ही रिटर्न करेगा। तो इससे ये गलत सर फहमी का ये जो शिकार मत हो रिटर्न जाना। ट्रू है, ये जो रिटर्न ट्रू है ये मेथड का वो है ना सर, रिटर्न रिटर्न पार्ट। हाँ, आप मेथड का कह सकते हो या एल्स की कंडीशन कह सकते हो। सर यहाँ पर 2 रिटर्न क्यों आया? मतलब मैं ऊपर अपने प्रोग्राम में भी कर सकता था। देखो हर ये वाला सिंटैक्स सबको पता है कि जब भी इफ के अंदर अगर डेलिमीटर नहीं होते वो अपनी अगली इंस्ट्रक्शन को एज अ बॉडी, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को एज अ बॉडी कंसीडर कर रहा होता है। सही है, ये भी वाइवा का सवाल आ सकता है आप लोगों का भाई कि अगर इफ के अंदर हमने 2 सिंटैक्स पढ़े थे,